गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग महाविद्यालय द्वारा जो आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जा रही है उसका आप पूरा लाभ लेते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत एक टॉपिक लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पर क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो, जहां पर वस्तु समरूप हो, वस्तु की कीमत एक हो और क्रेता विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी हो और साथ में यातायात लागत अनुपस्थित हो। यदि ये सारी विशेषताएं किसी बाजार में पाई जाती हैं तो उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। साथ में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य मूल्य का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां दोनों आपस में बराबर होती हैं। साथ ही मूल्य निर्धारण में समय का भी बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि यदि समय में परिवर्तन होता है तो कीमत में भी परिवर्तन हो जाता है। और इसी आधार पर मार्शल ने बाजार को 3 भागों में बांटा था, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर होती है और कीमत निर्धारण में मुख्य प्रभाव मांग का होता है। मांग के परिवर्तन होने पर कीमत भी परिवर्तित हो जाती है। अल्पकाल में उत्पादक के पास थोड़ा सा समय होता है तो वो पूर्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें मुख्य प्रभाव मांग का ही होता है। और तीसरा दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित कर सकता है। आज अब हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन या फर्म का संतुलन से तात्पर्य होता है परिवर्तन की अनुपस्थिति। मतलब यदि फर्म संतुलन की स्थिति में है तो फर्म अपने उत्पादन को न तो बढ़ाएगी न घटाएगी, वो स्थिर रखेगी। और पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु की कीमत होती है उसका निर्धारण उद्योग करता है, फर्म नहीं। फर्म केवल कीमत को ग्रहण करने वाली होती है, उसको स्वीकार करती है। उद्योग फर्म को जो कीमत दे देता है, फर्म चाहे तो उसमें पूरी वस्तु बेच दे और चाहे तो उसकी वस्तु बिना बिकी रह जाए, वो कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म का संतुलन वहां पर होता है जहां पर जो फर्म है न अपने उत्पादन को बढ़ाए न उत्पादन को घटाए। यहाँ पर फर्म का जो उद्देश्य होता है कुछ मान्यताओं को लेके कि वो अधिकतम लाभ कमाना चाहती है और जो मौद्रिक लागत होती है वो भी लगभग स्थिर होती है। तो चलिए अब हम इसमें देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण या फर्म का संतुलन कैसे होता है। तो फर्म के संतुलन को देखने के लिए 2 विधियां होती हैं या 2 रीतियां होती हैं। पहला होता है कुल लागत और कुल आय रीति और दूसरा सीमांत लागत और सीमांत आय रीति। अब हम देखते हैं चित्र की सहायता से कुल लागत और कुल आय रीति के द्वारा कैसे कीमत का निर्धारण होता है या फर्म संतुलन देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कुल आगम और कुल लागत रीति, TR और TC। इसको दिखाने के लिए हमने X अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और Y अक्ष पर हमने TR और TC दिया है, लागत और आय दिया है। इसमें हम देख रहे हैं TR एक सीधी रेखा के रूप में। इसका कारण ये है कि जो TR है उसकी दिशा में परिवर्तन जो होगा वो वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा के आधार पर होगा, इसलिए क्योंकि कीमत में वो परिवर्तन नहीं कर सकती। जो TC वक्र है ये Y अक्ष से शुरू होता है और ये ऊपर से फिर नीचे से होते हुए फिर ऊपर की तरफ गया। इसमें हम देखते हैं कि फर्म सबसे पहले कि जब फर्म उत्पादन को शुरू करती है तो फर्म के पास लागत ये ऊपर की तरफ है, मतलब फर्म को लागत लगानी पड़ती है लेकिन उसको आय नहीं मिल रही है। यहाँ पर आय कम है, यहाँ पर उसको हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है। तब भी फर्म जब उत्पादन शुरू करती है तो उत्पादन को बढ़ा के जब वो M1 तक लाती है तो यहाँ पर उसकी जो हानि है, ये लागत ऊपर है मतलब हानि है, तो यहाँ पर हानि समाप्त हो जाती है और लागत और आय दोनों A बिंदु पर बराबर है। मतलब यहाँ पर फर्म संतुलन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जो लागत वक्र है वो ऊपर से आया है। तो यहाँ पर फर्म अब जो हानि है वो समाप्त हो गई, उसको केवल सामान्य लाभ मिल रहा है। अब जब सामान्य लाभ मिलने लगेगा, हानि खत्म हो जाएगी, तो फर्म
यहाँ पर रुकेगी नहीं, वो अपने उत्पादन को आगे बढ़ाएगी और आगे बढ़ा के वो OM तक यहाँ पर ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बिंदु के पश्चात ये जो लागत वक्र है, TC वक्र, ये नीचे हो जाता है, नीचे से, और TR वक्र ऊपर की तरफ है। मतलब TR मतलब आय ज्यादा मिल रही है और लागत उसको कम लगानी पड़ रही फर्म को। मतलब यहाँ पर फर्म को सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति हो रही, सबसे ज्यादा उसको लाभ हो रहा है। अब जब उसको OM पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी तो वो उत्पादन को यहाँ पर रोकेगी नहीं, उत्पादन को और आगे बढ़ाती है और बढ़ा के वो OM2 पर ले आती है। अब जब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्म फिर से A वाले पोजीशन में पहुंच गई। यहाँ पर B बिंदु में देख रहे हैं कि यहाँ पर TC और TR फिर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब फर्म यहाँ संतुलन की स्थिति में होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब यदि फर्म आगे उत्पादन बढ़ाएगी तो फर्म का जो TC वक्र है फिर ऊपर चला गया, मतलब उसको हानि होने लगेगी और आय उसकी कम हो जाएगी। तो ये परिवर्तन की अनुपस्थिति का सूचक है। मतलब B बिंदु पर फर्म संतुलन में है और यहाँ पर TC इसको TR को नीचे से काट रहा है, मतलब यहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति में है। दूसरा, सीमांत लागत और सीमांत आय वक्र MC और MR के द्वारा देखेंगे तो इसमें भी वही है। X अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है और Y अक्ष में हमने MR और MC दिखाया है। ये MC वक्र है, U आकार का है और MR बराबर AR, ये सीधी पड़ी रेखा के रूप में। इसका कारण ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कीमत का निर्धारण उद्योग करती है, फर्म नहीं, इसलिए वो केवल स्वीकार करती है, इसलिए सीधी पड़ी रेखा के रूप में है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले OM बिंदु पर जब फर्म उत्पादन करती है तो A बिंदु पर उसको केवल सामान्य लाभ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में जो लागत वक्र है वो ऊपर की तरफ है, मतलब उत्पादन शुरू करने से पहले फर्म को हानि होती है और यहाँ पर A बिंदु पर उसको सामान्य लाभ है। OM पर जब उत्पादन करेगी और जब हानि समाप्त हो जाती है तो वो उत्पादन को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ा के यहाँ पर इस बिंदु पर फर्म को क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो रही है। यदि हम देखें तो ये C और ये D, इस बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय ज्यादा है और लागत कम, मतलब वो अपना उत्पादन को क्या करेगी, यहाँ पर M1 पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद जब यहाँ अधिकतम लाभ मिलेगा तो वो यहाँ पर रुकेगी नहीं, अपने उत्पादन को और बढ़ाएगी और बढ़ा के N बिंदु तक ले आती है। यहाँ पर फिर उसको सामान्य लाभ मिलने लगता है, जो अधिकतम लाभ था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर MC और MR फिर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और B बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोहरी शर्त पूरी हो रही है, एक तो MR और MC दोनों बराबर हैं और दूसरा जो MC वक्र है MR को ये नीचे से काट रहा है, क्योंकि संतुलन के लिए दो शर्तों का होना जरूरी होता है। पहला MR बराबर MC और दूसरा MC वक्र MR को किससे काटे, नीचे से काटे। तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि अल्पकाल में फर्म को 3 स्थितियां सामना करना पड़ सकता है। उसको असामान्य लाभ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्म को अल्पकाल में लाभ हो रहा है। अब लाभ की स्थिति में इसमें देखते हैं कि X अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है और Y अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है। संतुलन के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि MR MC के बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि P और L ये इसका मांग वक्र है। मांग वक्र एक सीधी पड़ी रेखा के रूप में है। यहाँ पर AR बराबर MR इसलिए है क्योंकि ये कीमत को ग्रहण करने वाली है, कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती, कीमत उद्योग निर्धारित करता है, इसलिए ये सीधी पड़ी रेखा के रूप में है। इसमें MC जो वक्र है, ये MC वक्र ये नीचे से ऊपर की ओर ये आ रहा है, ये T बिंदु पर काटता है, मतलब फर्म यहाँ पर संतुलन की स्थिति है। अब हमको देखना है कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसके लिए हम दो वक्रों की तुलना करेंगे। किसकी किसकी? एक AR और AC की तुलना करेंगे। तो हम AC वक्र देख रहे हैं, ये AC वक्र है जो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होता हुआ ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें AR ऊपर है और AC नीचे से, मतलब यहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो इसको दिखा सकते हैं हम PRTS,
ये फर्म को क्या मिल रहा है, ये फर्म को लाभ की स्थिति है। अब यदि फर्म को सामान्य लाभ भी मिलता है, सामान्य लाभ में यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है। पीएल मांग वक्र है जो सीधी पड़ी रेखा के रूप में है, यहाँ पर ए आर बराबर एम आर। एमसी वक्र एम आर को टी बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति में है जो पहली शर्त पूरी होती है। अब हमको देखना है कि फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो हम फिर से एसी और एआर की तुलना करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी बिंदु पर जो एसी वक्र है जिसको एआर को छूता हुआ ये जा रहा है, एसी वक्र मतलब टी बिंदु पर एमसी बराबर एमआर और एसी बराबर एआर, ये चारों एक दूसरे के बराबर, मतलब यहाँ पर फर्म को न लाभ हो रहा न हानि हो रही, केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। अब यदि फर्म को हानि की स्थिति का सामना करना पड़े तो ये चित्र हानि की स्थिति को बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है और वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है। पीएल मांग वक्र है जो सीधी पड़ी रेखा के रूप में है और एमसी वक्र टी बिंदु पर किसको काट रहा, एमआर को काट रहा, मतलब यहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति में है। अब हम देखेंगे कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब यदि हानि दिखाना है या हानि हो रही है तो कैसे, कि जो आपका कौन सा वक्र है, एसी वक्र, इन दोनों की तुलना करेंगे तो एसी वक्र यहाँ पर फर्म को कहाँ से जा रहा है, एसी वक्र ये ऊपर से ये जा रहा है, ये एसी वक्र जा रहा है ऊपर से, और जबकि एआर वक्र कहाँ है, ये नीचे है, मतलब आय कम है और लागत ऊपर दिखा रही है। ये लागत वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है और आय नीचे है, मतलब इतना फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये चीज हानि को दिखा रहा है, मतलब आर पी और टी और एस ये हानि को दिखा रहा है, तो ये फर्म को हानि मिल रही है। तो ये तो अल्पकाल में तीनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र है। अब यदि फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, यदि फर्म देखती है कि उद्योग को लाभ हो रहा है तो दूसरी फर्में प्रवेश कर जाती हैं, और जब देखती हैं, जब सब मिलकर उत्पादन करने लगती हैं और अतिरिक्त उत्पादन जब बढ़ जाता है और कीमत नीचे गिरने लगती तो लाभ समाप्त हो जाता है। तो जो फर्में प्रवेश की रहती है वो बाहर निकल जाती हैं। तो अब फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलेगा, न फर्म को लाभ होगा न हानि की स्थिति होगी। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को अल्पकाल में तीन स्थितियों का सामना कर सकता है, असामान्य लाभ, लाभ और हानि, लेकिन दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। थैंक यू।